Hi guys, welcome back to the fourth lecture of the intangible, that is intangible assets, India 38. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या चालू किया था? लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल जनरेटेड एसेट का हम चालू किए थे। तो उसमें हम क्या देखे थे? सेल्फ जनरेटेड एसेट देखा था, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट देखा था, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज देखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ जनरेटेड एसेट? तो एक तो सिंपल चीज है, सेल्फ जनरेटेड एसेट ऐसा चीज है जहाँ पे हम बिजनेस के प्रोसेस में उसको डेवलप करते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये इंटेंजिबल एसेट्स जो है ना, इसका कॉस्ट मेजर नहीं हो पाता है रिलायबल, बिकॉज इट इज डेवलप्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में डेवलप होता है, तो फिर उसके लिए हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते। इसका एग्जांपल देखा था क्या? गुडविल, ब्रांड नेम, कस्टमर लिस्ट एंड पब्लिकेशन टाइटल्स। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसका और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें हम जो इनटेंजिबल एसेट है उसको हम बुक्स में रिकग्नाइज नहीं करते। अब रिकग्नाइज नहीं करते, क्यों नहीं करते सर? उसका मेन जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज रिलायबल एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्यों? ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस डेवलप होता है, राइट? तो उसको उसके इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। देन कम्स रिसर्च, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? सो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या चालू किया था हमने? समझो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है? कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक रिसर्च और डेवलपमेंट ये रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब रहेगा। तो फिर रिसर्च फेज में उन लोग क्या करेंगे? जो भी कोई भी क्या बोलते हैं डिजीज है, तो उसको पहले तो रिसर्च करेंगे, रिसर्च डिजीज के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, राइट? तो इनिशियली इन द रिसर्च फेज उनको पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है। समझा कि क्या बोला? कि जो भी प्रोडक्ट निकलने वाला है वो पता नहीं होता है, राइट? सिर्फ रिसर्च मतलब नॉलेज गेन करेंगे, उस पर्टिकुलर का ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। रिसर्च फेज में सिंपली यहाँ पे ट्रायल एंड एरर चलते रहता है, राइट? ट्रायल एंड एरर। सो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट पता नहीं होता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर? तो फिर उस केस में रिसर्च फेज में जो भी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हम ये करते हैं, इंकर करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, राइट? हम जो भी एक्सपेंसेस करेंगे उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। देन कम्स द डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज हुआ, रिसर्च फेज के बाद जो भी नॉलेज गेन किया उसको क्या करूंगा मैं? डेवलपमेंट स्टेज में कन्वर्ट करूंगा। डेवलपमेंट स्टेज में क्या करेंगे हम? जो भी नॉलेज गेन किया वो प्रोडक्ट बनाने में चालू कर देंगे। यानी क्या? यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी आइडेंटिफाई हुआ मुझे, माने यानी मेरा जो प्रोडक्ट है वो बनने वाला है, पता चल गया मुझे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, कोई भी एक्सपेंसेस ऐसा जो एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट प्रोडक्ट, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, इसको क्या करेंगे? मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। इसको क्या करूंगा? कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है? तो दो फेस, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च फेज में जो भी एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उसको क्या करेंगे? हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। और डेवलपमेंट फेज में जो है ना, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे उसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है? रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज के बारे में थोड़ा मॉड्यूल में देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। या देखो, research phase is originally and planned investigation undertaken with a perspective of gaining the scientific or technical knowledge and understanding. रिसर्च फेज में क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसके बाद नॉलेज गेन करेंगे, राइट? और नो इंटेंजिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम द रिसर्च और फ्रॉम द रिसर्च फेज ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकग्नाइज्ड। क्यों रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए? यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट पता नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, ओके? एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, दैट इज रिसर्च फेज ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट, शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। जब भी इनकर करेगा उसको क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन रिसर्च फेज ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट एन एंटिटी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट that an intangible asset exists that will generate probable economic future benefits। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि रिसर्च फेज में, इंटरनल प्रोजेक्ट के रिसर्च फेज में एंटिटी जो है ना, एंटिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, यानी एंटिटी रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर एसेट बनेगा और ये पर्टिकुलर मेरा इंटेंजिबल होगा और इसकी वजह से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ये पता नहीं है, तो फिर जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा उसको क्या करेंगे? हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। एग्जाम्पल देखो, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज गेन करने, रिसर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यू
application of research finding or other knowledge, the research for alternatives of material, devices, products, process, system और services, then formulation, design, evaluation वगैरह सब कुछ रिसर्च फेज में आएगा। डेवलपमेंट फेज क्या है? डेवलपमेंट फेज में हम जो रिसर्च फेज में अंडरस्टैंडिंग लिए उसका एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज में आएगा। अब बताओ, डेवलपमेंट फेज में सर, डेवलपमेंट फेज में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा, तो हम उसको कैसा रिकग्नाइज करेंगे कि इंटेंजिबल में ट्रांसफर करना है या नहीं? तो फिर ये 6 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। 6 पॉइंट्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया होगा कि टेक्निकल फिजिबिलिटी आइडेंटिफाई हुआ, देन क्वेश्चन में दिया होगा डेवलपमेंट स्टेज एंड रिसर्च फेज का। बस यहाँ पे एक नॉलेज के लिए देख लो। सबसे पहला कैसा, डेवलपमेंट स्टेज में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डेवलपमेंट स्टेज में आया और हमें कैपिटलाइज करना है करके? टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट टू मेक इट अवेलेबल फॉर यूज, और ये अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल अवेलेबल हो गया, राइट? इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज इट फॉर सेल, ability to use or sell the intangible asset, how the intangible asset will generate the probable economic future benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of market for the output of intangible asset or the intangible asset itself, or if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset. कुछ नहीं समझा सर? सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंटिटी जो है ना, एंटिटी एंटिटी आइडेंटिफाई कर लिया, एंटिटी जो है ना आइडेंटिफाई कर लिया कि जो इंटेंजिबल है उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला है, और उसका रेडी मार्केट अवेलेबल है, यानी उसका रेडी मार्केट है। ठीक है। देन कम्स एडिक्वेट रिसोर्सेस है कि नहीं, लाइक टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, एंड एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द इनटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। ये वाला जो है ना कॉस्ट वाला, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, वो वाला पॉइंट है। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, समझा क्या बोला? यानी ये 6 पॉइंट ऐसा बता रहा है कि हम डेवलपमेंट स्टेज में आने के बाद हम कैपिटलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट के 6 पॉइंट के ऊपर डिपेंड होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहला टेक्निकल फिजिबिलिटी आइडेंटिफाई हुआ और जो है ना इंटेंजिबल एसेट इज अवेलेबल फॉर सेल, यानी सेल करने अवेलेबल है इंटेंजिबल एसेट। फर्स्ट। सेकंड, अपना इंटेंशन होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट करेंगे और इसको या हेल्ड फॉर यूज कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड, एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। पहले दोनों का रेप्लिकेट है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि या तो यूज करेंगे या तो सेल करेंगे इंटेंजिबल एसेट को। फोर्थ वाला, रेडी मार्केट अवेलेबल है इंटेंजिबल एसेट का, या तो सेल करने या फिर वो पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल जाएगा। देन एडिक्वेट रिसोर्सेज है कि नहीं टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कंप्लीट करने इंटेंजिबल एसेट का हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है कि नहीं। फिर लास्ट वाला जो है ना कॉस्ट जो है ना वो रिलायबली मेजर्ड। जब ये 6 पॉइंट क्या बोलते हैं, 6 पॉइंट फुलफिल हो जाते हैं या कोई भी एक भी फुलफिल हो जाता है, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट को हम कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट को हम कैपिटलाइज कर देंगे। आ जाओ अपने नोट्स पे। ये रहा रिसर्च, रिसर्च एक्टिविटीज, रिसर्च एक्टिविटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। यानी यहाँ पे ये जो रिसर्च फेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ये तो पता है। जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्या करेंगे हम, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। Expenses are written off to P&L statement which is incurred during the research phase. Yes, no. And development phase में क्या है? After identifying technical feasibility of a research testing is done which is known as development phase. बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? अब जो है ना, यस। अब डेवलपमेंट फेज में कौन से एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करेंगे सर? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। इनडायरेक्ट वाला जो एक्सपेंसेस है उसको इग्नोर करेंगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। डेवलपमेंट फेज में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब समझ रहा है? मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली, एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, राइट? एंड टाइटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस। फिर उसके बाद क्या है, मास्टर कॉपीज कॉस्ट। फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा।
फिर उसके बाद ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट अगर किया है, तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में और उसको कैपिटलाइज कर देंगे इंटेंजिबल में। यस नो? समझा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। तो यहाँ पे इंटरनली जनरेटेड का तीन यस। केस था। वन इज सेल्फ जनरेटेड, अदर वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। फर्स्ट वाला क्या होगा? सेल्फ जनरेटेड वाला। सेल्फ जनरेटेड वाला का कॉस्ट हमें रिलायबली मेजर नहीं होता है, ये ड्यूरिंग द कोर्स डेवलप होता है जो भी है। लेट टेक एन एग्जांपल, मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था? जारा का एग्जांपल दिया था ना। जारा का एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में। तो जारा का एग्जांपल क्या था कि वो ड्यूरिंग द कोर्स वो कपड़े बनाते बनाते उसका क्वालिटी के बेसिस में कस्टमर्स आने लगे। दिस इज समथिंग गुडविल, उसका ब्रांड नेम हो गया। तो फिर ये जो है ना इंटरनली जनरेटेड है, इसको ना हम बेच सकते हैं, ना हम सेपरेट कर सकते हैं सेट को, ना हम इसका कॉस्ट मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए इसको हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे, सेल्फ जनरेटेड। सेकंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दो चीजें हैं, एक रिसर्च है एंड डेवलपमेंट है। जो भी रिसर्च है हम यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे रिसर्च में, रिसर्च फेज में। तो ये रिसर्च फेज में जो भी एक्सपेंसेस इनकर होगा वो जाएगा पीएनएल में। देन आता डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज में क्या होगा सर? जो भी अंडरस्टैंडिंग लिया था रिसर्च फेज में उसको अप्लाई करना चालू करेंगे डेवलपमेंट स्टेज में। अब डेवलपमेंट स्टेज में जो भी एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उसको कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन कौन सा एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करेंगे? ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट। जो इंटेंजिबल एसेट है ना उसको एट्रीब्यूटेबल है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज कर देंगे। ओके कूल, कोई डाउट इसमें? नो सर। आज जो हम जाते हैं क्वेश्चंस में। कुछ और ये जो डेवलपमेंट फेज और रिसर्च फेज क्वेश्चन में दिया होगा, यानी अंडरस्टैंड हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हम्म, आ जाओ यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक बार रीड कर लो, रीड कर लो। 1 मिनट में आया, ओके। क्वेश्चन रीड कर लो। डन सर। डन? ओके। क्या है क्वेश्चन में? यस। ऑलरेडी आई गेस फर्स्ट और थर्ड वाला तो हमें पता है क्या करना है, बस यस। बीच वाला देखना है, सेकंड वाला देखना है, ठीक है। वीनस लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, ठीक है। 2002 में बना रहा है, 2002 या X2 बोल दो। एंड इज अनश्योर हाउ टू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है सर। कंपनी हैज कंप्लीटेड अ बिग मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बोल दिया तो फिर क्या आ जाना चाहिए अपने दिमाग में? एडवर्टीजमेंट बोलो तो पीएनएल, राइट? एडवर्टीजमेंट बोला तो उसको क्या करेंगे हम? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। कॉस्टिंग ऑफ 2,40,000। The finance director has authorized the campaign on the basis that it would create 5 lakh of additional profits over the next year. क्या ये फर्क पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट्स 5 लाख से बढ़ने वाला 10 लाख, 10 लाख से बढ़ने वाला है? फर्क पड़ेगा क्या इसका कुछ? डायरेक्टली हम क्या देखेंगे? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, और ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है ना ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आर बेनिफिट होता ही नहीं है कब। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। पीएनएल ट्रांसफर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आता है, थर्ड वाला देखते हैं पहले। स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम विच कॉज द कंपनी, कंपनी को कॉस्ट किया कितना? 3 लाख। द ट्रेनिंग
organization had made a presentation to the directors of Baxter outlining that incremental profits to the business over the next 12 months would be 5 लाख। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बताओ। जो स्टाफ को ट्रेन किया, और स्टाफ को ट्रेन करने के बाद ये बता रहे हैं कि ये स्टाफ जो काम करेगा, काम करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिलेगा 5 लाख से। क्या ये भी कुछ फर्क पड़ेगा कि 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा मुझे? कुछ नहीं होगा ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस है जिसमें जो एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता, राइट। एंटिटी का जो है ना, एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता। जब एंटिटी का कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या करेंगे इसको, एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज करेंगे क्या, बताओ। नो सर। तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। ओके, आ जाओ, इंपॉर्टेंट है ये। अ न्यू प्रोडक्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया। द एक्सपेंडिचर टोटल्ड टू 1,50,000 ऑफ विच 1 लाख वॉज इनकर्ड प्रायर टू 30 सितंबर। यानी करंट ईयर में जो है ना, मैं नया प्रोडक्ट डेवलप किया, और नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मैंने कितना, 1,50,000 कॉस्ट इनकर किया। 1,50,000 कॉस्ट इनकर करने के बाद जो 1 लाख है, 1,50,000 में से 1 लाख जो है ना, वो 30 सितंबर के पहले किया। द डेट ऑन विच इट बिकेम क्लियर दैट द प्रोडक्ट वॉज टेक्निकली वाइबल। बोल रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बताओ। डेवलपमेंट फेज कब से शुरू हुआ? हेलो, हेलो। यस सर। हम्म, डेवलपमेंट फेज कब से शुरू हुआ? प्रायर टू 30 सितंबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1,50,000 ऑफ विच 1 लाख इनकर हुआ प्रायर टू 30 सितंबर। यानी 1 लाख जो है ना, वो 30 सितंबर के पहले हुआ। प्रायर 1 लाख हुआ, और 30 सितंबर को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 सितंबर के बाद जो है ना, टेक्निकल फिजिबिलिटी हमें क्या हुआ, पता चल गया। यानी उसके पहले वाला जो एक्सपेंडिचर है, वो रिसर्च फेज में इनकर हुआ। टेक्निकल फिजिबिलिटी कब पता चलेगा, जब मेरा डेवलपमेंट फेज चालू होगा, बराबर। उसके बाद से मेरा डेवलपमेंट फेज चालू होगा। तो फिर उसके पहले वाला जो भी एक्सपेंसेस है वो रिसर्च एक्सपेंसेस है, बराबर ना। तो यस। 1 लाख जो इनकर किया वो रिसर्च है, और जो है ना आफ्टर वाला जो 50,000 है, आफ्टर वाला जो 50,000 है, ये जाएगा डेवलपमेंट के इसमें। तो बताओ, रिसर्च एक्सपेंसेस हम कैपिटलाइज करते हैं क्या? नो। नो, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन डेवलप का कॉस्ट जो है उसको एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज कर देंगे एज फॉर द इंटेंजिबल एसेट। ओके। अच्छा, आगे क्या बोल रहे थे? द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च इन नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेटेड टू 70,000। इसका कोई क्या बोलते हैं इसका, ये नहीं है, बस बताया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बताया इन द सेंस, मेरा जो है ना कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेरा 50,000 डेवलपमेंट स्टेज में कितना, 50,000 इनकर किया, राइट। 50,000 इनकर किया आप, और इसका मार्केट में वैल्यू चल रहा है 70,000। तो बताओ, 50,000 बुक्स में बता रहा हूँ और मार्केट में 70,000 है, तो क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? हम्म, इम्पेयरमेंट लॉस कब आएगा? इम्पेयरमेंट कब आएगा, जब बुक्स में ज्यादा दिख रहा है और मार्केट में कम चल रहा है, बराबर ना। बुक्स में ज्यादा दिख रहा है, मार्केट में कम दिख रहा है। लेकिन मार्केट में ज्यादा दिख रहा है और बुक्स में कम है, तो चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे आगे वाला यस। जो है ना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिया है फॉर द इंफॉर्मेशन। समझा क्या बोला? आ जाओ आंसर देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वीनस लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002 विल बी एज फॉलोज। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन, यहाँ पे असेट रिकग्नाइज नहीं होगा, because it is not possible to identify future economic benefits that are attributable only to this campaign। ये पर्टिकुलर कैंपेन के लिए एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी एक्सपेंस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, इंटेंजिबल में कोई भी इसमें पीपीई में समझो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में समझो, और इंटेंजिबल दैट इज 36, ये तीनों स्टैंडर्ड में, और कोई भी स्टैंडर्ड बोलो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आया उसको पेनल समझ लो। क्यों सर? क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है। न्यू प्रोडक्ट development expenditure appearing in the statement of financial position will be valued at 50,000। क्यों? क्योंकि टेक्निकल वाइबिलिटी कब आया, 30 सितंबर के बाद आया। 30 सितंबर है ना, हाँ 30 सितंबर के बाद आया।
तो उसके बाद आया नहीं, जो भी एक्सपेंडिचर डेवलपिंग स्टेज में है वो जाएगा मेरा कैपिटलाइजेशन में, और दूसरा जो है वो जाएगा पीएनएल में। द एक्सपेंडिचर प्रायर टू द डेट ऑन विच द प्रोडक्ट बिकम्स टेक्निकली फेजिबल रिकग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल है सर, कुछ डाउट है इसमें? ट्रेनिंग वाला इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं करेंगे, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। देख लो एक बार आंसर, आंसर देख लो एक बार अच्छे से। देख लिया? यस सर। चलो, एक कंसेप्ट एक और पढ़ाता हूँ। कंसेप्ट इन द सेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही है। अभी समझो मैंने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिया। यहाँ पे जो है ना, दिस इज इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? दिस इज समथिंग इन हाउस रिसर्च, दिस इज इन हाउस रिसर्च इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके सर। तो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि मेरा रिसर्च हुआ, और रिसर्च में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ उसको पीएनएल में, और मेरा डेवलपमेंट स्टेज आइडेंटिफाई हुआ, और जो भी एक्सपेंडिचर हुआ मैं इंटेंजिबल के कॉस्ट में क्लासिफाई कर लूंगा, या उसको इंटेंजिबल क्लासिफाई कर लूंगा। समझो यहाँ पे कोई एंटिटी है, समझो ये एंटिटी है, घर दिख रहा है लेकिन ये एंटिटी है, ओके? सो एंटिटी, समझो ये पीपी लिमिटेड है, और ये वाला जो है ना, ये भूमि लिमिटेड है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड का इन हाउस रिसर्च है, इन हाउस रिसर्च है, इसका क्या होगा, एक रिसर्च फेस होगा और एक होगा डेवलपमेंट स्टेज। पीपी लिमिटेड क्या करेगा बताओ? पीपी लिमिटेड रिसर्च फेज का पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा, और डेवलपमेंट फेज का अगर टेक्निकल फेसिबिलिटी आया तो फिर क्या करेंगे, इसको इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर देंगे। बराबर यही करेगा ना पीपी? यही करेगा ना? अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या यस हो रहा है सर। वो समझ रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है, भूमि हम्म। लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्वायर, एक्वायर इन द सेंस इंड एस 103 के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा सर, बराबर? और जो भी असेट्स पीपी लिमिटेड के पास है, वो असेट्स हम फेयर वैल्यू में ले लेंगे। असेट्स जो है ना, वो फेयर वैल्यू में एक्वायर कर लेंगे, बराबर? फेयर वैल्यू में एक्वायर कर लेंगे। अब पीपी लिमिटेड की बुक्स में जो है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज भी जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी रहेगा ना पीपी लिमिटेड की बुक्स में। तो क्या बताओ, एसेट्स का फेयर वैल्यू है, क्या ये जो भूमि लिमिटेड है, क्या ये वो भूमि लिमिटेड है, वो उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेगा, या फिर इसको क्या इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर सकता है? बताओ। कर सकता है। तो यहाँ पे इंडिया 38 क्लियरली बोला है, अगर कोई भी किसी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज जो है ना वो एक्वायर कर रहा है, दूसरा एंटिटी एक्वायर कर रहा है, तो इसको हम एज एन इंटेंजिबल हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एंटिटी भूमि लिमिटेड जो है ना, जो भूमि लिमिटेड फर्दर रिसर्च करेगा, फर्दर रिसर्च करेगा, फर्दर डेवलप करेगा, तो अभी जाके रिसर्च वाला जो है ना वो पीएनएल में जाएगा, और ये इसको है ना हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज इन द सेंस हम इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर सकते हैं। समझा क्या बोला? जब किसी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज वाला जो है ना वो एक्विजिशन हो गया, अब एक्विजिशन हो गया उस पर्टिकुलर एंटिटी में, रिसर्च एंड फेज डेवलपमेंट फेज वाला जो पार्ट है वो एंटिटी अलग करेगा, बट ये जो एंटिटी है एज एन इंटेंजिबल उसको रिकग्नाइज कर सकता है, ठीक है? अब फर्दर जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर जो रिसर्च में होगा और डेवलपमेंट में होगा, जो रिसर्च में हुआ उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, जो डेवलपमेंट हुआ उसको क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे एज एन इंटेंजिबल हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। समझा क्या बोला? यस सर। हम्म, एक और कंसेप्ट, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं।
अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस। एलडीआर लिख लो, एलडीआर क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं, यानी डेवलपमेंट फेज एंड रिसर्च फेज का। देख लो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। हो गया, डन और नो? यस। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फटाफट फटाफट आंसर बता दो क्योंकि पता है सब कुछ इसमें। यस। एक्स फार्मास्यूटिकल, फार्मा कंपनी, फार्मा seeks your opinion in respect of the following transaction. Okay, sir. Acquired a 4-year license to manufacture a specialized drugs at a cost of 1 crore at a start of the year. Production commenced immediately. अच्छा, फोर एक्वायर क्या है? स्पेशल ड्रग। स्पेशल ड्रग का लाइसेंस एक्वायर क्या है, कितना? 1 करोड़ का। क्या ये हम इंटेंजिबल दिखा सकते हैं क्या? Whether we can classify this particular license as a intangible or no? यस। यस। क्यों सर? क्योंकि ये जो लाइसेंस है, जो क्राइटेरिया है उसमें सेटिस्फाई करता है। क्या? एक सपरेबिलिटी। क्यों सपरेबिलिटी? ये अलग से सेल कर सकते हैं ये पर्टिकुलर लाइसेंस को। कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड है, इससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल जाएगा, और मेरा कंट्रोल भी क्लियर है। यस। और ये क्या, ये मॉनेटरी एसेट है क्या? नहीं, ये नॉन मॉनेटरी एसेट है। मॉनेटरी एसेट यानी जो रेडिली कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हुआ डेटर्स हुआ, एक फिक्स डिटरमिनेबल अमाउंट आता है उसमें। ठीक है, तो यस। Also purchased another company at the start of the year. As a part of acquisition, the company has acquired a brand value with a fair value of 3 crore based on the sales revenue. The life of the brand is 15 years. देखो यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है, यानी 103 के हिसाब से किसके बेसिस में होगा? अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो ही होगा। मतलब अपन रिकग्नाइज कर सकते हैं उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू दिया है क्या? दिया है ना, 3 करोड़ का फेयर वैल्यू दिया है, और 3 करोड़ का फेयर वैल्यू में ही एक्वायर किया है। तो फिर एज एन इंटेंजिबल दिखा सकते हैं इसको। यस। बट यहाँ पे जो है ना 15 ईयर्स का लाइफ दिया है इसका। 15 ईयर का लाइफ लाइफ दिया, यानी हम्म। इसमें एक पॉइंट आएगा, वो आगे देखेंगे, अमोर्टाइजेशन का। अमोर्टाइजेशन का कभी सुना होगा कि इंटेंजिबल एसेट में अमोर्टाइज होता है। तो ये अमोर्टाइजेशन यानी इसका लाइफ 15 ईयर्स है, तो फिर 15 ईयर्स में इसको अमोर्टाइज कर देंगे। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम अमोर्टाइजेशन। ठीक है। देन स्पेंट 1 करोड़ ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। एडवर्टीजमेंट कैंपेन आया, बताओ क्या होगा इसका? पीएनएल। Subsequent sales have shown a significant improvement मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा मैं। ठीक है।
आ जाओ यहाँ पे। इट हैज कमेंस्ड डेवलपिंग अ न्यू ड्रग ए डेवलप किया। द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी 10 करोड़। 10 करोड़ रहेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्लिनिकली अप्रूव्ड, सक्सेसफुल एंड सच ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 5 years। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डेवलपिंग बोल रहे हैं। वर्ड क्या है यहाँ पे? डेवलपिंग, यानी ये डेवलपिंग स्टेज में। द कॉस्ट इनकर्ड टिल 31st March वुड बी 5 करोड़। बैलेंस कॉस्ट इनकर्ड फॉर 1 and 2 वुड बी 5 करोड़। तो बताओ इसका डेट दिया गया स्पेसिफिक मुझे। स्पेसिफिक डेट कुछ नहीं दिया है ना यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ईयर वगैरह कुछ नहीं दिया है कि कौन से ईयर के लिए करना है। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 10 करोड़। और ये डेवलपिंग स्टेज है। तो बताओ डेवलपिंग स्टेज में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं एज एन इंटेंजिबल, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं हम? बताओ बताओ सर, नहीं। अभी पढ़ के आए थे। डेवलपिंग स्टेज में, सोचो फिर से। अच्छा, डेवलप, यस। डेवलपिंग स्टेज में, हम्म। स्टेज में है हम, राइट। और यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा हूँ। रिसर्च फेज का क्या हो जाएगा? रिसर्च फेज का जाएगा पीएनएल में। हाँ, ये नहीं। लेकिन डेवलपिंग स्टेज का जो भी 10 करोड़ इनकर कर रहा है, 10 करोड़, वो जाएगा मेरा जो है ना एज एन इंटेंजिबल, उसको रिकग्नाइज कर सकता हूँ। देन आ जाओ नीचे वाला है। इट ऑल्सो कमेंस्ड डेवलपिंग अनदर ड्रग बी। इट हैज इनकर्ड 50 lakhs, 50 lakhs इनकर किया टूवर्ड्स रिसर्च एक्सपेंसेस टिल 31st March X2। क्या कर रहा है यहाँ पे? किसके लिए इनकर कर रहा है? रिसर्च के लिए इनकर कर रहा है। रिसर्च। जहां पे द टेक्निकल फिजिबिलिटी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो फिर इसको क्या करेंगे हम, बताओ? ये। चल पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। समझे ये क्वेश्चन क्या बोला? अब यहाँ पे वो इतना शॉर्ट शॉर्ट में आंसर लिखा, ऐसा नहीं लिखना है आंसर। आंसर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस हमें लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर स्पेशल ड्रग, तो फिर यहाँ पे हम इसका ये लिखेंगे, रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट का जो है ना क्राइटेरिया, वो लिखेंगे कि वो सेपरेटली हम रिकग्नाइज नहीं रिकग्नाइज कर सकते, यानी ऐसा आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया है। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देन कम्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। ठीक है। एंड द कंट्रोल इज किया, देयरफॉर वी कैन क्लासिफाई दिस एसेट, दिस पर्टिकुलर इन ड्रग लाइसेंस एज एन इंटेंजिबल एसेट। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी recognized the drug license as an intangible because it is separate external purchase, separately identifiable asset, and considered successful in respect of feasibility and probable future cash flow मिलेगा। The drug license should be recorded at 1 crore। ये टेक्निकल, मतलब इतना ये टेक्निकल लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो सिंपल मैंने वर्डिंग बोला ना, वो लिखा भी ना, आंसर मार्क्स मिल जाएगा। देन सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला था मेरा बिजनेस एक्विजिशन में। अब बिजनेस एक्विजिशन में कैसे लिखोगे? आ जाओ। It should be recognized as a brand as intangible because the purchase as a part of acquisition and separately identifiable। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि and fair value of the same is available। ठीक है। और ब्रांड जो है ना, ब्रांड शुड बी amortized ओवर द पीरियड ऑफ 15 years। 15 years में क्यों? क्योंकि उसका जो है ना लाइफ दिया था। और 3 करोड़ का क्या होगा इसका? 3 करोड़ का क्या होगा? वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे। एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस इनकर किया था, उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। बराबर? यस नो? अच्छा यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया क्या? ठीक है। कैसा आएगा इसका? एक तो जो डेवलपमेंट पार्ट वाला था, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका 10 करोड़ इनकर किया था। 10 करोड़ में से 5 करोड़ जो है ना वो पिछले साल इनकर किया था। 1 करोड़ अभी इनकर करने वाले इस पर्टिकुलर ईयर में। तो फिर आज कैसे करेंगे इसको? इसका ओपनिंग कॉस्ट ऑलरेडी कितना इनकर किया था मैंने? 5 करोड़। बराबर है ना जीरोस? हाँ। प्लस करंट ईयर का डेवलपमेंट कॉस्ट। कितना है करंट ईयर का डेवलपमेंट कॉस्ट? 5 करोड़। तो फिर टोटल मेरा कितना? टोटल कॉस्ट विल बी रिकग्नाइज टू 10 करोड़। ओके। कुछ डाउट इसमें? एंड रिसर्च एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। शुड बी एक्सपेंस्ड ऑफ सिंस द टेक्निकल feasibility हैज नॉट बीन येट established।
क्या ये चीज समझा है? कोई डाउट है? देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऐसा नहीं, जैसा ऑडिट करते हैं हम। ऑडिट, हाँ ये देख लिया, क्वेश्चन आया, आंसर पता है, देख लिया। ऐसा करोगे ना तो एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा लिख के, एटलीस्ट एक टाइम। एटलीस्ट एक टाइम कोई भी चैप्टर का 2-3 क्वेश्चन भी कर लिया बहुत है। बस क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख के। ये थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल का नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल का बोल रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल का जो है ना, एक फॉर्मेट अपने को समझ में आना चाहिए कि ऐसा ऐसा मुझे करना चाहिए क्वेश्चन। एक फॉर्मेट मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो फिर सॉल्व करते बैठोगे एग्जाम में, वो 3-4 पेज लेगा और वो टाइम भी चला जाएगा। हमें क्या करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ लिखना है और कितना लिखना है एग्जाम में। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस से आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल एक्सपेक्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एक बार देख लो, रीड कर लो, 2 मिनट बचा है सेशन का, उतने में देख लो, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8। और मैं जो एलडीआर मार्क करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन में कैसा, आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन का पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। The company estimates the fair value. यस सर, डन। डन। ठीक है, एक बार इसका जो है ना अभी पढ़ाया था, अगर कोई भी एक्विजिशन करेगा तो फिर उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो हम एक्वायर कर सकते हैं और उसको एज एन इंटेंजिबल क्लासीफाई करेंगे। बराबर। अब इंटेंजिबल क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद जो करंट कंपनी है जिसने एक्वायर किया है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज का एक्सपेंडिचर देखेंगे। रिसर्च वाला एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी का, और डेवलपमेंट वाला फेज जो है ना, वो क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें। 1 मिनट बचा है। ठीक है, एक बार आंसर बना लो क्वेश्चन में, दिमाग में अच्छा आंसर बना लो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। न्यू सेशन क्रिएट करके भेज देना। यस। ये हो गया था ना अपना, मतलब ये क्वेश्चन चालू किया था हमने। आ जाओ क्वेश्चन रीड करते हैं। हाँ मैं कंसेप्ट पढ़ा बता रहा था, क्या कंसेप्ट, समझो। ए ने बी को एक्वायर किया। अब एक बी का जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, वो तो रिकग्नाइज करेगा ही फेयर वैल्यू में। ए जो है ना, ए रिकग्नाइज करेगा ही, रिकग्नाइज करेगा। अब जाके फर्दर ए का जो है ना रिसर्च और डेवलपमेंट होगा। तो इसका रिसर्च डेवलपमेंट पीएनएल में जाए, रिसर्च वाला पीएनएल में जाएगा, डेवलपमेंट वाला इंटेंजिबल रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है। तो वही है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सेम सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। एक्स लिमिटेड क्या किया, एक्वायर्ड ऑन 30th April 2001। द परचेज कंसिडरेशन इस कितना, 50 लाख। 50 लाख का परचेज कंसिडरेशन है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितना है, 45 लैक्स। तो मेरे पास परचेज कंसिडरेशन है, फिर क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स है। द कंपनी एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू इन प्रोसेस फॉर द प्रोजेक्ट्स इज रुपीज 10 लाख। यानी जो इन रिसर्च प्रोसेस है, किसका, कंपनी वाई का, किसने एक्वायर किया, एक्स एक्वायर्ड वाई। अच्छा वाई का जो है ना यहाँ पे, इन प्रोसेस रिसर्च, जो जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है वो इन प्रोसेस है, और उसका फेयर वैल्यू दिया है 10 लाख का। और कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है इस, नो अदर इंटेंजिबल इज एक्वायर्ड बाय एक्स इन द ट्रांजेक्शन फॉर द कॉस्ट इनकर्ड बाय एक्स लिमिटेड। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई लिमिटेड है। वाई वाई का जो है ना रिसर्च वाला जो एक्सपेंस है, रिसर्च वाला प्रोजेक्ट है वो है, इसका फेयर वैल्यू दिया है 10 लाख का। अब एक्स लिमिटेड ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ना उसके ऊपर एक्सपेंस इनकर किया है। क्या क्या इनकर किया है देखेंगे। कितना रिसर्च एक्सपेंसेस 5 लाख इनकर किया है। क्या रिसर्च एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर करेंगे, बताओ, यस नो, कर सकते हैं क्या, नो। नहीं ना।
देन 2 लाख टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैंने बताया था कि टेक्निकल फिजिबिलिटी तक जो भी एक्सपेंसेस है वो पीएनएल में, उसके बाद वाला जो एक्सपेंसेस है उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट मानेंगे और उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो ये क्या है, एस्टेब्लिश करना है, यानी ये भी पहले ही हुआ, टेक्निकल फिजिबिलिटी का पहले ही हुआ, इसको भी हम क्या करेंगे, पीएनएल ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल, ये भी पीएनएल। फिर उसके बाद फर्दर 7 लाख फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी, आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, बताओ यस नो। यस। ऐसा कंफ्यूजन में मत बोलो, तान के बोलो यस सर करके, हाउस द जोश हाई सर ऐसा। तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर हम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं। 10 लाख तो मेरा एक्विजिशन वाला पार्ट था, 10 लाख ये वाला, 10 लाख प्लस और 7 लाख मैं कर सकता हूँ। क्यों सर, क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज में आ गया, तो टोटल मैं जो इंटेंजिबल रिकग्नाइज करूंगा वो 17 लाख का करूंगा। क्या क्वेश्चन में कुछ डाउट है बताओ। ये दो एक्सपेंसेस है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये रिसर्च फेज का एक्सपेंसेस है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ डाउट है, नो सर, क्लियर। आंसर रीड करो आंसर। डन सर, अंडरस्टूड। डन, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। यस। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अक्टूबर 20 और पास्ट पेपर में भी आया था, तो एक बार रीड कर लो। यानी जो है ना डेवलपमेंट फेज पे ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है हम किस में इंक्लूड करेंगे, इसमें अपना कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, वो वाला क्वेश्चन है, रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 12। डन सर। डन, तो वही क्वेश्चन हुआ डेवलपमेंट फेज और रिसर्च फेज का। यस। यानी रिसर्च फेज के पहले वाला जो एक्सपेंडिचर पीएनएल, डेवलपमेंट फेज वाला किधर जाएगा, टेंजिबल में। थक गए ना सर अभी सुन सुन के ये चीज। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्स लिमिटेड जो है ना एंगेज्ड है किसमें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। अब एंगेज्ड यानी क्या, इसका समझो ये इन हाउस रिसर्च वाला पार्ट है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन परसुएंस ऑफ इस डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज गिवन बिलो, ओके सर। 2 लाख टुवर्ड्स सैलरीज ऑफ प्रोग्राम डिजाइनर्स, 2 लाख, incurred 5 lakh towards the other cost of completion of program design, okay sir। incurred 2 lakh towards the cost of coding and establishing the technical feasibility। अभी तक टेक्निकल feasibility आया क्या, नहीं, अभी तक सिर्फ चल रहा है रिसर्च वाला पार्ट। paid 7 lakh of for other direct cost after establishment of technical feasibility, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, यहां से समझो टेक्निकल फिजिबिलिटी चालू हो गया मेरा। ठीक है, इनकर्ड 2 लाख टुवर्ड्स दी अदर टेस्टिंग कॉस्ट, 2 लाख जो है ना वो अदर टेस्टिंग कॉस्ट के लिए इनकर कर दिया, किसके लिए, अदर टेस्टिंग कॉस्ट।
कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल के लिए 3 लाख गया। अ फोकस ग्रुप ऑफ अदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाज इनवाइटेड फॉर द कॉन्फ्रेंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस वाज 70,000 ऑन फर्स्ट 15 मार्च 2010। डेवलपमेंट फीस वाज कंप्लीटेड एंड कैश फ्लो बजटेड इतना है। नेट प्रॉफिट दिया है मुझे 40 लाख का। हाउ शुड अकाउंट फॉर द अबव मेंशन कॉस्ट? चलो, अब क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि यहाँ पे हमें रिसर्च फेज कौन सा आइडेंटिफाई करना है और डेवलपमेंट फेज कौन सा है मुझे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, यहाँ पे सैलरीज पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है फर्स्ट थिंग। और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन। फिर उसके बाद ये जो है ना डिजाइन, अभी तक हम क्या कर रहे हैं उसको चालू किया है, मतलब रिसर्च चल रहा है अभी। इनकर्ड फॉर टेक्निकल फेसिबिलिटी, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट ये रिसर्च चल रहा है। तो ये पार्ट जो है हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे सर। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आफ्टर एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, आफ्टर एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी में बताया था कि ये दो कॉस्ट होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, इनडायरेक्ट कॉस्ट पीएनएल में जाएगा। 7 लाख जो है ना वो इनकर किया था आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट है, इसको इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में। यस सर। इनका 2 लाख फॉर अदर टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल को, इसको भी इंक्लूड कर देंगे। यस। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, मास्टर ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग या तो स्टाफ ट्रेनिंग है, स्टाफ ट्रेनिंग को इंक्लूड करते हैं क्या हम बताओ? ट्रेनिंग चीजें नहीं, तो फिर इसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। और फोकस ग्रुप ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, अच्छा हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का कॉस्ट इंक्लूड करेंगे क्या? कॉन्फ्रेंस यानी समझो ट्रेनिंग ही हो गया, स्टाफ का ट्रेनिंग ही हो गया है। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है तो फिर उनको ट्रेनिंग देना है, तो फिर एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयरनेस लाने, तो क्या ये पीएनएल में जाएगा? ऑन 15 मार्च द डेवलपमेंट फेज वाज कंप्लीटेड, डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्लासिफाई क्या किया सर? क्लासिफाई ये किया कि सिर्फ दो कॉस्ट हमारा जो है ना डेवलपमेंट फेज में कैप इंटेंजिबल रिकग्नाइज करेंगे। एक डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 7 लाख आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद जो 7 लाख इनकर किया, एंड सेकंड उसका टेस्टिंग कॉस्ट। ये दो चीज है जिसको हम किसमें कैपिटलाइज करेंगे, बाकी का जो एक्सपेंसेस उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। आ जाओ आंसर में। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल, 1 मिनट। अच्छा ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन आंसर में। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला जो है ना। हेलो, हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है मेरा? अटक गया था मतलब। अब ठीक है। अब ठीक है ना? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे हाँ। जो है ना 7 लाख ओके। प्लस 2 लाख, टोटल प्लस कितना टू। कैपिटलाइज होगा? 9 लाख रुपीज। 9 लाख। 9 लाख। ठीक है। यस। आंसर रीड कर लो, बाकी का आंसर। ये जो है ना ट्रेनिंग मटेरियल, इसको ओके। पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये रिवाइज्ड आंसर मिल जाएगा तुमको, कोई टेंशन मत लो, रिवाइज करके मिल जाएगा। डन सर। डन। यस। ओके। देन कम्स, कोई क्वेश्चन है क्या और? 13th वाला हो गया क्या अपना? 13th वाला भी रीड कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एंड रिसर्च के बारे में। सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा चलो, होमवर्क दे दूं क्या? ये क्वेश्चन एक लाइनर का है, रीड कर लो। ओके। होमवर्क का भी, होमवर्क भी कर लो, रीड भी कर लो। जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, देन हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपडेट्स यानी न्यू न्यू लेक्चर्स आते रहेंगे।
देन कम्स कोई भी ये नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, आपको टेलीग्राम लिंक में सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। एंड दीज लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फ्री है तो ऐसा वर्थलेस नहीं है, फ्री है बट अच्छा खासा कंसेप्ट कवर किया है, क्वेश्चंस कवर किया है, सब कुछ किया है इसमें। मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। मॉड्यूल हुआ, देन उसके बाद पास्ट पेपर्स हुए, देन कम्स आरटीपी एमटीपी, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। डन। डन सर। ये अदर क्वेश्चंस में है कि कोई ऐसा क्वेश्चन? चलो नो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचा है इसका, एक और कंसेप्ट के बेस में। आज जो पहले कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट। व्हाट इज दैट कंसेप्ट? इम्पेयरमेंट सुना है ना? अभी तो तीन चार बार, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, इम्पेयरमेंट 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 करके। क्या हो गया इसको? यस। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेयरमेंट, बताओ। हम्म। व्हेन फेयर वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। व्हेन फेयर वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। कितना सिंपल सा चीज है ना। व्हेन फेयर वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। सिमिलर वे में यहाँ पे भी जो है ना, हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट टेस्ट यानी क्या है सर? इम्पेयरमेंट टेस्ट यानी समझो इंटेंजिबल है। मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था कि जो भी गुडविल आएगा, गुडविल जो है वो इनडेफिनेट लाइफ का है। ठीक है, गुडविल जो आएगा वो इनडेफिनेट लाइफ का है। और वो इनडेफिनेट लाइफ इन द सेंस, उसका कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, कोई भी यूजफुल लाइफ नहीं होगा, बुक्स में चलते आएगा। बट उसका एक कंडीशन है कि ईयर ऑन ईयर, हर साल जो है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा, बराबर ना? हर साल जो है उसका इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर का, हर साल, ईयर ऑन ईयर। तो इम्पेयरमेंट कैसा होगा सर? इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट, इसका हम डिटेल करेंगे इंडिया 36 में, बट यहाँ पे मुझे क्वेश्चन कराना है, उसके लिए दे रहा हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे रिडक्शन इन, अच्छा इसको ऐसा करता है कि व्हेन कैरिंग अमाउंट एक्सिड्स फेयर वैल्यू, राइट? तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर इसका? इसका कैलकुलेशन कैसा है? सबसे पहले मेरे पास बुक अमाउंट होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट इज, समझो फॉर एग्जांपल ₹10,000। ओके, मेरे पास बुक्स में जो दिख रहा है, ये इंटेंजिबल का बताओ, समझो इंटेंजिबल का है। बुक वैल्यू इज ₹10,000। ओके सर। देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब, यानी फेयर वैल्यू मेरा मार्केट में है और उसको बेचने में कोई कमीशन है, ब्रोकरेज है, ऐसा कुछ चीजें लगेगा ना सेल करने के लिए। तो फिर वो जो एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो भी फेयर वैल्यू बचेगा, वो फेयर वैल्यू समझो मेरे पास 8,000 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देन उसके बाद वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज, अब वैल्यू इन यूज क्या है सर? वैल्यू इज इन यूज नथिंग बट जो भी फ्यूचर कैश फ्लोस है, उस पर्टिकुलर असेट का कैश फ्लोस है, उसको क्या करते हैं हम? डिस्काउंट करते हैं। इसका कैलकुलेशन सीखेंगे हम इंडिया 36 में, बट यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया ले लो कि उसका कैश फ्लोस है, उसको डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में। और जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, अब मैं हाइपोथेटिकली ले लिया 9,000, ठीक है। अब इम्पेयरमेंट कैसा होगा? इम्पेयरमेंट कैसा होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सबसे पहला रिकवरेबल अमाउंट निकलेंगे। रिकवरेबल अमाउंट यानी क्या? फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से हायर कौन सा है, वो देखना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक क्या है सर हायर का? तो समझो फॉर एग्जांपल, कोई भी एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है समझो, दिस इज कैलकुलेटर, दिख रहा है कैलकुलेटर? ये कैलकुलेटर है, मैं जा रहा हूँ मार्केट में बेचने।
मार्केट में मुझे इसका जो है ना दो प्राइजेस है, एक है 100 रुपीज और एक है 110 रुपया। किसको देंगे हम? 110 रुपये को बेचेंगे या 100 रुपीज को बेचेंगे, बताओ? 110 रुपये को बेचेंगे ना, जो ज्यादा वैल्यू मिलेगा मुझे। तो सिमिलरली यहाँ पे फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी मार्केट में क्या चल रहा है और ये जो असेट है ना इसका कितना वैल्यू है अभी तक। तो जो भी हायर है उसको ले लेंगे, और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इसको इसको क्या करेंगे, बुक वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हायर क्या था, 9,000, और यहाँ पे 10,000। तो बताओ क्या मार्केट में मुझे कम मिल रहा है ना, बुक वैल्यू से कम मिल रहा है मुझे? यस नो, रिस्पॉन्स दो। हेलो, आ रहा है ना मेरा वॉइस? हाँ। बराबर। बुक वैल्यू में, मैं बुक वैल्यू बुक्स में मेरा 10,000 दिखा रहा है, बट मार्केट में मेरा जो है ना वैल्यू चल रहा है कितना, 9,000। तो फिर ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। बराबर, इसको क्या बोलेंगे हम? इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इज ₹1000। इसको क्या करेंगे हम, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। समझा इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलते हैं और क्या है? समझा क्या है इम्पेयरमेंट लॉस? एक बेसिक सा आइडिया आ यस गया सर। क्या? क्या है सर? सिंपली हमारा जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है या फिर वैल्यू इन यूज है, ये दोनों जो है ना ये कम हो जाता है देन बुक वैल्यू। जब बुक वैल्यू में ज्यादा दिखा रहे और मार्केट में मुझे कम मिल रहा है, तो फिर उसका एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो 9,000 है, मार्केट में जो मिल रहा है तो फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे। जो भी डिफरेंस है उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है? अब तुम्हें डाउट आ सकता है, क्या डाउट? सर हमने कौन सा, हमने रिवैल्यूएशन लॉस पढ़ा था, याद है क्या? रीवैल्यूएशन, याद है? रिवैल्यूएशन लॉस, इसको क्या क्या सर था? यस। असेट था, असेट को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यस। रिवैल्यूएशन लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस में? इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो भी असेट का डब्ल्यूडीवी है या बुक वैल्यू समझो, इसको हम कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं विद दी जो भी अमाउंट मार्केट में चल रहा है, सिर्फ फेयर वैल्यू के साथ, सिर्फ फेयर वैल्यू के साथ अपन कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस में हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू है या जो भी डब्ल्यूडीवी है या कैरिंग अमाउंट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। ये क्या बात हुआ सर, रिकवरेबल अमाउंट मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू से करते हैं, लेस कॉस्ट टू सेल से नहीं करते। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है? और वैल्यू इन यूज, यानी वो पर्टिकुलर असेट का और कितना वैल्यू इन यूज बचा है, उसका कितना वैल्यू बचा है, इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो हम कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। बट रिवैल्यूएशन में उस पर्टिकुलर असेट का मार्केट में क्या चल रहा है उसके बेसिस में हम रिवैल्यूएशन लॉस करते हैं। ये सारा डिफरेंस है इसमें, ठीक है? समझा? इज देयर एनी क्लियर, सॉरी, इज देयर एनी डाउट? नो सर। एक्विजिशन ऑफ ये जो ना गवर्नमेंट ग्रांट्स का तो पढ़ लिया था हमने। गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्या था कि समझो सर, गवर्नमेंट ने कोई भी असिस्टेंस दिया तो फिर उसके क्या, इसमें क्या करेंगे हम, इंटेंजिबल की कॉस्ट में से लेस कर देंगे। ओके, ये तो होगा। आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन 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 में। हाँ, दिस इज क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन करेंगे देखेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर नंबर नंबर, दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इंटेंजिबल भी है और इम्पेयरमेंट भी है, जिसमें इंटेंजिबल भी है प्लस इम्पेयरमेंट है, दोनों भी है। चलो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, एक ही बार, 2 मिनट दे रहा हूँ, ओनली 2 मिनट्स।
डन सर। डन। ओके, चलो हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। प्यार से रीड करो क्वेश्चन को ताकि आंसर पता चल जाए। एक्सपेंडिचर ऑन न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस 1 2। तो फिर यहाँ पे एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है ना एक्सपेंडिचर इनकर क्या है, अप टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर जो है ना, इतना इतना इनकर क्या है, उसके बाद जो है ना 900 इनकर क्या है। ओके सर। द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल असेट रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन 1 अप्रैल 2002। अच्छा सर, 1 अप्रैल 2002। तो बताओ, 7 करोड़ का क्वेश्चन, कौन सा डेवलपमेंट फेज है, कौन सा डेवलपमेंट और रिसर्च फेज है, बताओ। फर्स्ट पेज रिसर्च है, सेकंड डेवलपमेंट। आप जीते 7 करोड़। अभी नहीं मिलने वाला ये, हाइपोथेटिकल 7 करोड़ है। ये रिसर्च फेज है और ये क्या है, डेवलपमेंट फेज। 7 करोड़। ठीक है। द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल, रिकवरेबल मतलब क्या, रिकवरेबल अमाउंट दिया है कितना, 1000। क्या सर अभी तक क्या पड़ा था, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितना, दो टू थाउजेंड 2700 इनकर क्या। ये रिसर्च फेज है। ये रिसर्च फेज को क्या करेंगे बताओ, रिसर्च फेज को हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे ना, यस नो, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे और इसको क्या करेंगे हम एज एन यस। इंटेंजिबल रिकग्नाइज करेंगे। एज एन इंटेंजिबल। यस, अब यहाँ पे अमाउंट एस्टिमेटेड बोल रहे हैं कि रिकवरेबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंटेंजिबल इज 1000 रुपीज। तो यहाँ पे 900 रिकग्नाइज किया था हमने बुक्स में, बट मुझे मार्केट में 1000 रुपीज मिल रहा है। तो बताओ, क्या ये इम्पेयरमेंट लॉस है क्या यहाँ पे, बताओ बताओ। यहाँ पे बुक्स में मैंने कितना 900 दिखाया था और मार्केट में, अच्छा रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, रिकवरेबल 1000 दिख रहा है, 1000। बुक्स में 900, रिकवरेबल 1000। तो बताओ क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है क्या, नहीं। नहीं। नहीं ना, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है जी। ओके जी, आगे बढ़े जी। What is the carrying amount of the intangible asset as on 31 March 2002? क्या सर कितना, and charge to P&L on 1 2। क्या सर ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें, बुक्स में कितना दिखेगा 900। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बुक्स में कितना दिखेगा 900। फिर उसके बाद और पूछ रही कि पीएनएल में तो कितना ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में ये ट्रांसफर कर देंगे 1 2 में 2700, सिंपल। अब आएगा आगे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2 and 3। 1 and 2 का दिया था ऊपर, अब 2 and 3 का नीचे दे रहे हैं कितना, 6000। एक्सपेंडिचर किसके लिए इंक्लूड इनकर किया, फॉर द डेवलपिंग स्टेज। द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इंक्लूडिंग द कैश फ्लोज टू कंप्लीट द प्रोसेस बिफोर द अवेलेबल टू यूज इज 5000। अच्छा, तो हमने एडिशनल जो है ना डेवलपिंग स्टेज में एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया, 6000, बराबर। और उसका रिसर्च रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है, 5000। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एज ऑन 31 March 2000 एंड चार्ज टू पीएनएल, चार्ज टू पीएनएल कितना करेगा। अब बताओ कि x1 x2, फर्स्ट ईयर में तो हो गया मेरा कितना, 9000। 9000 इनकर कर लिया और पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 31 March 2003 में बताओ मेरे पास ऑलरेडी कितना था, 31 मार्च में ऑलरेडी मेरे पास कितना था, 900 मेरा ओपनिंग था ना, प्लस 6000 जो है ना आज इंकर कर रहा हूं मैं, तो मेरा 6900 हुआ, बराबर। ये क्या हो रहा है, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही हो रहा है, तो 6900। इसका अमोर्टाइजेशन करना होगा ना, अमोर्टाइजेशन के लिए कुछ बताया क्या यहाँ पे, एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल प्रोसेस, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग हो रहा है, 1 मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। 3 and 4, अच्छा, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे डेट चेंज कर लो, 31 मार्च। ये प्रूफ रीडिंग करने के टाइम में कुछ
ये नहीं हुआ, अभी आ रहा है सब कुछ। और यहाँ पे जो है ना, x3 और x4 कर लो, x3 x4 कर लो। और 6000, 6000 यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ पे जो है ना, यूजफुल लाइफ, लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल का जो है ना, इज 6 years। ये लिख लो। क्या हुआ सर, यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मिसिंग था। ये जो 6000 इनकर किया है ना, 6000 इनकर किया, वो 6000 का हमें यूजफुल लाइफ नहीं दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, एक मिस्टेक था। तो फिर उसको इंक्लूड कर लिया, तो यूजफुल लाइफ कितना है मेरा, 6 years है। ठीक है। और मुझे जो है ना, मुझे फाइंड आउट करना है इंटेंजिबल एसेट का एज ऑन 31 मार्च 2004। और x3 x4 में हम कितना ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। ठीक है, x3 x4 में कितना ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, वो दिखाना है मुझे। आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9 मिनट बचा है सेशन का। 1 मिनट, एक और कोई क्वेश्चन है क्या, ताकि ना इसका प्रॉपर क्वेश्चन मैं बना लूँ। करेक्ट। चलो एक काम करते हैं, इसका जो है ना, ये क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये प्रॉपरली करेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। उसको करेक्ट कर लेता हूँ, और ये कल सॉल्व करेंगे, आज दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अच्छा, वीडियो अटक गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। वो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेक्ट कर लेता है, उसके बाद कल के लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक्स है। तो उसको प्रिंटिंग मिस्टेक्स करेक्ट कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कि अभी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बुक्स में। बुक्स में प्रेजेंटेशन यानी कौन से मॉडल में बताएंगे सर। इनिशियली कॉस्ट में बताया था हमने। इनिशियली जो है ना, वो रिकग्निशन होता है कॉस्ट में, जैसा इंडिया 16 एंड 40 में पढ़ा था हमने। सिमिलर वे में कॉस्ट यहाँ पे भी इनिशियली कॉस्ट में होगा। आगे जाके हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉस्ट मेथड यूज करेंगे या रिवैल्यूएशन मेथड। क्या सर ये कॉस्ट मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड, ये एंटिटी का चॉइस है। हाँ, एंटिटी का, प्योरली एंटिटी का चॉइस है कि इसको कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन मॉडल है, AS26 जो है ना, AS26 तुम इंटर में पढ़े पढ़े होंगे, तो वो उसमें नहीं था। यानी वो पर्टिकुलर एएस अलाउ नहीं करता था रिवैल्यूएशन मॉडल, बट इंडेस 38 जो है ना, वो अलाउ करेगा। ठीक है। कॉस्ट मॉडल में कैसे करते बताओ। हमने करके आया था ना 16 में और 40 में। सेम सर, कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन। जो भी कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट में से लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड, अम्मू को, अम्मू बोलो तो अमोर्टाइजेशन, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। लेस कर देंगे कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो। अभी होप सो डिफरेंस समझा होगा अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट लॉस में। यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस में क्या फर्क है। हम डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन में हम फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इम्पेयरमेंट में हम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो फिर आ जाएगा मेरा कॉस्ट एज एट एंड ऑफ द ईयर, बराबर ना। ये हम कैसे फॉलो करते हैं, सिक्स कॉस्ट मॉडल में फॉलो करते हैं। यस नो। ये तो सेम सेम हमने जो 40 और 16 में पढ़ा था, यस। 40 में भी पढ़ा था, 16 में भी पढ़ा था कॉस्ट। अब रिवैल्यूएशन मॉडल जो 16 में पढ़ा था, सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम। तो फिर आज का होमवर्क बताया क्या क्या है। एक क्वेश्चन तो वो तो सिर्फ देखना है, वो ऑलरेडी देख चुके हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन होमवर्क है कि इन डे 16 का नोट्स अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है, मेरा टेलीग्राम चैनल में जाओगे वहां पे मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे मिलेगा, बराबर ना। फिर से चाहे तो भेज दूंगा। इंडिया 16 में, इंडिया 16 में हमने रिवैल्यूएशन मॉडल का डिटेल 2 लेक्चर में देखा था। 2 लेक्चर इन द सेंस, हाँ 1.5 लेक्चर में देखा था। वो जो है ना रिवैल्यूएशन जो है ना, वो एक बार रिवाइज करके आना है। क्या करके आना है, वो एक बार रिवाइज करके आना है। वो एक बार दिखा देता हूँ मैं। फॉर
आजा बाबू आजा जल्दी। 1 मिनट ओपन हो रहा है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया। 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा था, याद है क्या? अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे। और रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो ट्रांसफर करेंगे सर, उसको क्या करेंगे? फॉर द डिविजिबल प्रॉफिट पर्पस, हम जो डेप्रिसिएशन का यूजफुल है, मतलब जो भी यूजफुल है एसेट का, उसमें हम क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। पहला चीज ये देखा था। फिर उसके बाद क्या देखा था आगे? अगर इनकेस फर्दर इवैल्यूएशन हो रहा है, इनकेस क्या हो रहा है? फर्दर इवैल्यूएशन। तो उस केस में क्या करते हैं सर हम? फर्दर इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि पहले जो फेयर इवैल्यूएशन हुआ था, फर्स्ट इवैल्यूएशन, उसमें क्या क्या था।